हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी अपने 9th क्लास के जो टॉपिक चल रहा है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज में इंट्रोडक्शन ले लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने हम लोग स्टार्टिंग में जो भी पढ़ते हैं तो कंटेंट्स वाइज पढ़ते हैं, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज क्या होते हैं वो सब चीजें पढ़ ली। रिसोर्सेज में हम लोगों ने क्या करता है, वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि नेचर से लिए जाते हैं। फिर हमने उसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। ये सब हम नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ रहे थे। और कल हमने उसके बाद जो इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट उठाया था और एयर लगभग कंप्लीट कर लिया था। एयर में क्या है, हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया, सिग्निफिकेंस ले लिया और हम लोग क्या एयर पोल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन आधे में था। तो आज मैं आपको ऐसे तो एयर पोल्यूशन के आगे कंटिन्यू करवाती हूं, पर आपकी टिश्यू की पावर बूस्टर क्लास उस टाइम पे रह गई थी, मैं नहीं बता पाई थी आपको। तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि आज ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज के बाद में टिश्यू की पावर बूस्टर क्लास बताऊंगी तो वो जो चैप्टर में ना बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, आपको चीजें भी याद नहीं आएंगी और आप लिंक्ड अप नहीं कर पाओगे। तो आज अपन अपने टिश्यू टॉपिक की जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था उसकी पावर बूस्टर क्लास लेंगे, समरी पढ़ेंगे, अगर कोई स्पेशल पॉइंट्स होंगे तो वो पढ़ेंगे और साथ साथ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को एयर पोल्यूशन से आगे कंटिन्यू नहीं करा के आज मैं आपकी पावर बूस्टर क्लास लूंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द पावर बूस्टर क्लास ऑफ टिश्यू। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम पूरे चैप्टर की समरी देखने वाले हैं। आप लोगों को बहुत आज खुश होना चाहिए कि टिश्यू वापस से रिवीजन हो रहा है। मैंने टिश्यू को बहुत बार इन बिटवीन क्लासेस भी रिवाइज करवाया है और पावर बूस्टर क्लास में तो आपकी पूरी समरी वाइज ही चैप्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवाइज हो जाएगा। चलिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला क्या है, सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिविजन ऑफ लेबर। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर मतलब उसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं। एक से ज्यादा सेल्स कितने भी हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस। वो नंबर आप एग्जैक्टली नहीं काउंट कर सकते, लेकिन मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में एक सेल से ज्यादा सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखो, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टी सेलुलर है, उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखो, ये बहुत सारे सेल्स हैं। मतलब आप मान लो कि एक ये बीकर है, उसमें बहुत सारे सेल्स है। समझने के लिए आप क्या करो, सेल्स की ग्रुपिंग कर दो कि ये 5 सेल्स ए ग्रुप में आएंगे, फिर दूसरे 5 सेल्स बी ग्रुप में आएंगे। ऐसे करके आपने ए से लेके जेड तक ग्रुप बना दिया। अब आप बोलोगे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, ग्रुप में मेंबर्स कौन है, ग्रुप में मेंबर्स सेल्स है, उनके कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट्स कौन है, सेल्स है। अब देखो, सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। वी कांट इमेजिन आवर सर्वाइवल विदाउट सेल। आपको एक सिंगल सेल से अपनी बॉडी की स्टार्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब अगर एक सिंगल सेल है तो बॉडी यूनिसेलुलर हो जाएगी, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे या जो भी फंक्शंस होंगे वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, यहां पर मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट आता है। तो यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ सेल एंड यू मेक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल्स की ग्रुपिंग हो गई है, तो ग्रुपिंग में अब आपको क्या फायदा हो गया, यू हैव वेरियस नंबर ऑफ सेल्स। अब जैसे जैसे सेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, शेप है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर वो बढ़ेगी तो उतने ही ज्यादा आपको फंक्शंस भी परफॉर्म करवाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करवाने पड़ेंगे उतने ज्यादा सेल्स आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा सेल्स हैं। अब मैं क्या करूं, एक सेल पे तो बहुत ज्यादा बर्डन डाल दूं और एक पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालूं, तो ये तो पार्शियलिटी हो गई। तो मैं क्या करूंगी, सेल्स का ग्रुप करके उनमें बराबर बराबर काम बांट दूंगी। और उस बराबर बराबर काम बांटने को क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही पॉसिबल है, जहां पर हमें बहुत तरीके के, बहुत टाइप के, बहुत नंबर के सेल्स मिलेंगे। तो हम ग्रुप बना सकते हैं और हर ग्रुप को एक फंक्शन अलॉट कर सकते हैं। और पर्टिकुलर ग्रुप में सेल्स का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है,
ई सच ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। अब आप नाम भी तो दोगे, आप अपनी बॉडी में थोड़ी बोलोगे ग्रुप ए सेल्स हैं, ग्रुप बी सेल्स हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को साइंटिफिकली बायोलॉजिकल टर्म में टिश्यू नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? टिश्यू। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंग्वेज में बोलें तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच शो डिविजन ऑफ लेबर। या टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए तो टिश्यू भी एक से ज्यादा हो गए। टिश्यूज प्रेजेंट इन दी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किन किन ऑर्गेनिजम्स को एग्जिबिट करते हैं? आपके आसपास क्या है? जनरली अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा साइज का है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको इतने सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सेल से काम चल जाएगा। हमने अगर अपने इन्वायरमेंट में ऑल, या हम कह सकते हैं कि और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखोगे तो आपको या तो प्लांट्स नजर आएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज, या फिर एनिमल्स नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं प्लांट्स एंड एनिमल्स कंट्रीब्यूट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स इन देम वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट विच फॉर्म ग्रुप एंड ग्रुप नेम्ड एज टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट के अंदर अगर ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे तो उन्हें प्लांट टिश्यू बोलोगे, और एनिमल्स के अंदर अगर ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे तो आप उन्हें एनिमल टिश्यू बोलोगे। अब देखो प्लांट टिश्यू भी, देखो प्लांट टिश्यू है, ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर बढ़ गया है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होंगे। तो जैसे डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि बहुत सी चीजें पढ़ने के लिए आपको एक ग्रुपिंग की जरूरत होती है, एक पैटर्न की जरूरत होती है। इसलिए चाहे प्लांट के टिश्यूज हो या एनिमल के टिश्यूज हो, मैं क्या करूंगी, उन्हें प्रॉपरली एक पैटर्न में क्लासिफाई करूंगी, जिससे कि मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग पढ़ पाऊं, समझ पाऊं, और उनके बीच में कंपैरिजन कर पाऊं कि अच्छा इसमें जो चीज नहीं है वो उसके आगे वाले में है। ठीक है, एवोल्यूशन तो हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में होगा, चाहे वो प्लांट के सेलुलर लेवल की बात करो या प्लांट के टिश्यू लेवल की बात करो, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और वही चीज एनिमल्स पे भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो प्लांट में द प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पहले हम मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज अ डिवाइडिंग टिश्यू present at the growing regions of plant. They are meant for growth of an organ. देखो, अगर आपके प्लांट में आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंसीडर करना चाहते हो कि प्लांट्स में एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहां प्रेजेंट होते हैं, देखो समझ लो ये आपका प्लांट है। ठीक है, प्लांट में रूट्स भी होती हैं, आपका स्टेम भी होता है। मैं लिख कुछ भी नहीं रही हूं क्योंकि सब आपको पता है, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूं। रूट्स होंगी, स्टेम होगा और आपकी लीव्स होंगी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट टिश्यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लोकेशन कहां होगी, प्लांट के अंदर होगी, एनिमल में तो नहीं होगी ना। इट इज थिंकिंग अ सिली थिंग, मैं आपको एक सिली थिंग बता रही हूं कि प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ऑब्वियसली उसकी लोकेशन प्लांट में ही होगी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिविजिबल, डिवाइडेबल, विच हैज अ पावर ऑफ डिविजन, विच हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ डिविजन। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना मतलब प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बने जिनमें पावर ऑफ डिवीजन है, कंटिन्यूस डिवीजन कर सकते हैं, अपने नंबर को दिन ब दिन क्या कर सकते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब उन सेल्स में बहुत ज्यादा पावर ऑफ डिवीजन थी तो उनको एक नाम दे दिया, क्योंकि ग्रीक टर्म से लिया है, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब होता है डिविजिबल, डिवाइडेबल, विच इज अ कैपेबिलिटी, विच इज अ पावर ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन। कंटिन्यूस डिवाइड करते जाते, एक सेल बना उससे दो बन गए, 4, 6, 12, 24, जितनी चाहो आप नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा सकते हो एक सेल को लेके, उसे बार बार सेल डिवीजन करवाकर। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है? इतने जो हम कंटिन्यूस डिवीजन करवा रहे हैं उसका फायदा क्या है? उसका ये फायदा है, देखो आज आपकी बॉडी का कोई लोकेशन है, यहां पर मैं एक सेल डाल दूं, अब मैं उसको डिवाइड करवाती जा रही हूं, नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उस पर्टिकुलर जगह का स्पैन भी क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका हाथ था इतना लंबा हो गया, तो ये सेल्स ही तो है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो है। ठीक है, अभी ठीक है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल एंड आई एम इन एनिमल कैटेगरी, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूं कि कोई भी प्लांट का एक पार्ट ले लो, जैसे रूट पे आप एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डाल दो, अब वो डिवाइड करता जा रहा है तो रूट की क्या ग्रोथ हो जाएगी, रूट की क्या लंबी लंबी ग्रोथ हो जाएगी। अब अगर रूट्स को बड़ा कर रहे हो तो आपको स्टेम को भी बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहोगे कि अच्छी खासी लीव्स की भी ग्रोथ हो, तो प्लांट्स के अंदर कुछ कुछ लोकेशंस पे आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लोकेटेड हैं
जो कि कंटिन्यूस डिवीजन करते हैं और उस पार्ट को क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ मतलब उसकी साइज बढ़ाना, उसका शेप बढ़ाना, उसका स्ट्रक्चर बढ़ाना, उसमें नंबर ऑफ जो सेल्स प्रीवियस थे उनको फ्यूचर में क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरे प्लांट टिश्यूज में हर जगह नहीं लोकेटेड है। अगर प्लांट में हर जगह लोकेटेड हो तो प्लांट तो यूं हो जाए, ऐसा हो जाएगा ना प्लांट। आपने क्या देखा है, किन्हीं किन्हीं पोर्शंस में ही प्लांट्स में ग्रोथ आपको नजर आती है। तो एक तरीके से प्लांट्स में ग्रोथ कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, कहीं से भी हो गई। और ये क्या है, अपने जब तक मतलब मान लो कि आजीवन ही डिवाइड होते रहते हैं, आजीवन तो नहीं कह सकते, पूरी लाइफ डिवाइड हो सकते, पर काफी लंबे समय तक ये टिश्यूज क्या करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ शो करते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। कुछ कुछ जगह पर बहुत यूजफुल भी, जैसे रूट्स जितनी लंबी होती जाएंगी उनकी टाइटनेस, उनका एंकरेज, उनकी फिक्सिटी विद सॉइल उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। अभी तो मेरिस्टेमेटिक की बात थी, अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक को या मेरिस्टेम को एक ब्लॉक में कंसीडर करो, उस ब्लॉक में आप क्या करो, ग्रुप ऑफ सेल्स डाल दो। वो सेल्स क्या कहलाएंगे, इनिशियल्स, जो कि कंटिन्यूस डिवाइड करते जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर रीजन की ग्रोथ करवा रहे हैं। मान लो मेरिस्टेम में इतने डिवीजन हो गया सेल्स का कि वो मेरिस्टेम जो ब्लॉक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो उसको संभाल ही नहीं पा रहा है, तो सेल्स क्या हो गए, बाहर आ गए। सेल्स क्या हो गए, बाहर आ गए। तो जो सेल्स बाहर आए, जो सेल्स बाहर आए, आप उन्हें डेरिवेटिव्स कहोगे, बिकॉज दे एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द इनिशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इटसेल्फ इनसाइड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो सेल्स बाहर आ गए हैं ना, उन्होंने क्या मेरिस्टेम की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है। जो मेरिस्टेम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, वो क्यों चाहेगा कि मेरे अंदर जो प्रॉपर्टी है वो मेरे जो बाहर जो मुझे छोड़ के चले गए उनमें भी हो। तो जो सेल्स बाहर आ जाते हैं उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, अब वो आगे नहीं डिवाइड कर सकते। उससे क्या बेनिफिट है, अब आप उन्हें लॉस में थोड़ी डालोगे। अगर एक बेनिफिट छीन रहे दूसरे बेनिफिट डाल दो। आप उन्हें क्या करोगे, डिवीजन की प्रॉपर्टी को हटाकर उनमें डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी डाल दोगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एंड अ स्पेसिफिक फंक्शन। एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एंड अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन करवा दो पर डिवीजन मत करवाओ। जैसे आपका हाथ है, एक लिमिट तक ग्रोथ करा, एक लिमिट तक उसने क्या करा, पावर ऑफ डिवीजन शो किया, बहुत लंबा हो गया हाथ, फिर क्या होगा, और डिवीजन हो तो आपका हाथ तो वहां पहुंच जाए। तो आपको ग्रोथ को क्या है, एक टाइम पीरियड बाद रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि नहीं यहीं तक ही ग्रोथ चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएशन डाल दूंगी। डिफरेंशिएशन डालने से क्या होगा, मैं फंक्शन परफॉर्म करूंगी। जैसे मैं हैंड से कोई चीज उठाऊंगी, मैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाथों को हिलाऊंगी, मतलब किसी भी तरीके का फंक्शन में क्या करूंगी, परफॉर्म करूंगी। तो उसी तरीके से परमानेंट टिश्यूज डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन सेल्स में क्या होता है, परमानेंट टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिल दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट कर दिया, उसी पॉइंट पे परमानेंट टिश्यूज क्या हो जाते हैं, प्लांट के अंदर बन जाते हैं। तो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द ओरिजिन टिश्यू फॉर ऑल द टिश्यूज। मेरिस्टेम आएगा, सेल्स डिवाइड होंगे, उसके बाद वो बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलने के बाद उनमें फंक्शन की प्रॉपर्टी आएगी, देन वो परमानेंट टिश्यूज कहलाएंगे। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब मुझे एक बात बताओ, परमानेंट टिश्यू को फंक्शन परफॉर्म करना होगा। प्लांट्स के अंदर आप क्या क्या फंक्शंस सोच सकते हो, प्लांट खाना भी खाएगा, प्लांट पानी भी पिएगा, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालेगा, जो वो खाना खा रहा है उसको वेरियस पार्ट्स में सर्कुलेट भी करेगा। मतलब कहीं ना कहीं प्लांट्स को वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करना रहता है, स्टूडेंट्स परफॉर्म करना रहता है। अगर उसे परफॉर्म करना है, अपने स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी डालनी है, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन डालना है, तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा से ज्यादा चीजों की, ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कंपोनेंट जितने ज्यादा होंगे उतना मैं क्लासिफिकेशन की तरफ, एक पैटर्न को फॉलो करने की तरफ जाऊंगी। ठीक है, तो दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब मुझे एक बात बताओ, परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से आप क्या समझोगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब, देखो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, group of cells which have the ability to perform a particular function because it comes under the category of permanent tissue। ठीक है, पर सिंपल बोलने का क्या मतलब, सिंपल मतलब सिंपली दिख रहा है, जो सेल्स का स्ट्रक्चर है
वो क्या है, सिमिलर है। जैसे ये सेल क्यूबॉइडल है तो बाकी सारे सेल्स भी क्या हो जाएंगे, क्यूबॉइडल हो जाएंगे। फंक्शंस भी उनको एक ही परफॉर्म करना है। अब अगर कॉम्प्लेक्स की बात आऊं तो कॉम्प्लेक्स वर्ड से इंडिकेट करता है, कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, मतलब जो सेल के कंपोनेंट्स हैं या जो सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन है वो एक जैसा नहीं नजर आ रहा है। कुछ सेल्स एक जैसे हैं, फिर कुछ नहीं है, या फिर ऑल्टरनेट आगे पीछे हो रहे हैं थोड़े सेल्स, या एक सेल्स है फिर दूसरा अलग है, फिर है फिर दूसरा अलग, ऐसे करके मतलब आपको क्या है, वैरायटी मिलके, डाइवर्सिटी मिल गई। तो उस बेसिस पर आपने उस टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला। कॉम्प्लेक्स मतलब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का टिश्यू जो कि फंक्शन परफॉर्म करेगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स का ग्रुप जो कि टिश्यू है और फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी आपको कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो प्लांट भी देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड फॉर्म है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोकेशंस आती हैं, तो हर लोकेशन पे कहीं ना कहीं टिश्यूज की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि प्लांट को भी तो इन फ्यूचर ग्रोथ करते रहना है। एक लिमिट बाद माना कि सबकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन फिर भी ग्रोथ को क्या है, आपको आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, चलो अब क्या आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में वी हैव 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यू। पैरेनकाइमा, पैकिंग टिश्यूज। पैकिंग मतलब सेल्स आपस में बिल्कुल अच्छे से जुड़े हुए हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, क्योंकि सेल वॉल बहुत थिन है। सेल वॉल बहुत थिन है, शायद सेलुलोज की बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, थिन है, कोई डिपोजिशन नहीं है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मतलब मान लो कि वैसे तो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल थिन है, पैक्ड है, बिल्कुल आपस में पैकिंग है, कोई जगह नहीं नजर आ रही है घुसने की, मटेरियल्स को लीक करने की। ठीक है, उसके बाद कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा की सेल वॉल क्या हो जाए, थोड़ी थोड़ी थिक होने लगती है, क्योंकि देखो पैरेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू का मतलब होता है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना, कंटिन्यूस फूड का कंजप्शन होना। तो कोई भी लिविंग चीज एक लिमिट बाद डेड भी होती है, तो प्लांट में डेडनेस कब आएगी, जैसे पैरेनकाइमा की जो सेल वॉल है उसमें डिपोजिशन होता जाए, डिपोजिशन होता जाएगा तो सेल वॉल आपकी थिक हो जाएगी। भाई प्लांट में सेल वॉल होती ना, मान लो पैरेनकाइमा में पतली सेल वॉल है, जितनी पतली सेल वॉल होगी उतनी ज्यादा डिस्टिंक्ट सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे, उतना ज्यादा साइटोप्लाज्म दिखेगा, प्रोटोप्लाज्म लिविंग होगा। ठीक है, तो लिविंग होगा तो उतनी ही एक्टिविटीज अच्छी होंगी, लिविंग जैसी होंगी। अब आप क्या करो, सेल वॉल पे डिपोजिशन करो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें उस पर डाल दो, तो अगर आप डिपोजिशन करोगे तो सेलुलर जो कंपोनेंट्स है वो कम होते जाएंगे ना, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उतनी लिविंग एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म होंगी जो कि पैरेनकाइमा में हो रही है। तो कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा पैरेनकाइमा से ही आता है, क्योंकि पैरेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू है, धीरे 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 डिपोजिशन होकर सेलुलर कंपोनेंट को श्रिंक करके वो डेडनेस की तरफ जाता है, तो कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। फिर आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में बहुत ज्यादा डिपोजिशन आएगा लिग्निन का, हार्ड सब्सटेंस हो जाएगा, डेड हो जाएगा सेल। डेडनेस की वजह से क्या हो जाएगा, देखो प्लांट में अगर टिश्यू डेड हो गया तो डेड का मतलब ये नहीं कि प्लांट मर गया, पर्टिकुलर जगह पे अगर टिश्यू डेड हो गया दैट मीन्स आपको उस जगह पर सपोर्ट मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, जैसे हमारे में तो कोई एरिया डेड पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, लेकिन प्लांट्स में क्या है, अगर कोई एरिया डेड पड़ रहा है तो वो ठीक है, सपोर्ट देगा, इन फ्यूचर धीरे धीरे वो अपने हिसाब से डिग्रेड होकर वहां से चला जाएगा। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम आर द 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। भाई सिंपल टिश्यूज में वी हैव 3 कैटेगरीज, पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ऐसे तो पैरेनकाइमा के भी 2 मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्लोरिनकाइमा, ठीक है, और एरिनकाइमा। उसको अपन इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो समरी क्या है पूरा वापस एक चैप्टर हो जाएगा, तो जहां मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स में वहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन द प्लांट्स आर द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज, वाटर एंड फूड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक है, अब देखो पानी कहां से मिलेगा, सॉइल में। प्लांट्स किसमें धसा हुआ रहता है, किसमें ग्रोन करता है, सॉइल में।
सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर होता है, सॉइल में खुद पर्कोलेशन की पावर होती है, वाटर स्टोरेज की पावर होती है। तो रूट्स क्या करेंगी, उस सॉइल में से पानी लेकर थ्रू स्टेम, मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर रूट्स ने पानी को खींच लिया सॉइल में से, तो अब वो वेरियस पार्ट्स में जो प्लांट्स के सर्कुलेट करा देगी पानी, मिनरल्स, ठीक है। इन वाटर और मिनरल्स को लेकर स्टेम भी अपनी चीजों को फुलफिल करेगा, भाई पानी चाहिए कि कुछ चीजों का फ्रिक्शन नहीं होगा, प्रॉपर एक लुब्रिकेशन मिलेगा और लीव्स को दे देगा। लीव्स में क्या होगा, लीव्स एक्चुअली इफ द प्लांट इज ग्रीन, द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे हैव द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शन, दे हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिए, बिल्कुल पानी चाहिए, तो लीव्स क्या करेंगी, अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर देंगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्लांट को सिर्फ पानी चाहिए, खाना नहीं चाहिए? तो लीव्स जो फूड मैन्युफैक्चर करेंगी वो फूड लीव्स क्या करेंगी, फिर वेरियस पार्ट्स में सर्कुलेट कर देंगी। अब मुझे एक बात बताओ, जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम किस चीज का कंडक्शन करवा रहा है प्लांट में, और फ्लोएम किस चीज का कंडक्शन करवा रहा है? जाइलम क्या है, रूट्स को बोल रहा है कि आप पानी खींचो और मेरे थ्रू वेरियस पार्ट्स में क्या करा दो, सर्कुलेट करवा दो। और लीव्स खाना बना रही है, तो वहीं फ्लोएम बैठा हुआ है। फ्लोएम क्या बोल रहा है कि लीव्स, तुम जो फूड मैन्युफैक्चर कर रही हो, मैं उसे वेरियस पार्ट में सर्कुलेट कर दूंगा। तो एक साइमल्टेनियसली एक रिदमिक बैलेंस बना हुआ है ना, जाइलम और फ्लोएम का, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों कंडक्शन कर रहे हैं, दोनों सर्कुलेशन कर रहे हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का कर रहा है, फ्लोएम फूड का कर रहा है। उस बेसिस पर क्या है, प्लांट को वो सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो उन्हें सर्वाइवल के लिए मदद करते हैं, जब तक कि उनमें डेडनेस नहीं आ जाती। क्योंकि आज हम लिविंग बींग्स हैं, हम भले ही रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हम भी तो डेड होंगे ना किसी दिन हमारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन भी क्या हो जाएंगे, काम करना बिल्कुल बंद कर जाएंगे। ठीक है, चलो, ये तो क्या थी, आपकी प्लांट टिश्यूज की बात थी। अब अगर हम एनिमल टिश्यूज पे जाते हैं, देखो एनिमल मतलब वी, लिविंग बींग्स इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम। मैंने आपको डाइवर्सिटी में पढ़वाया था ना, एनिमल किंगडम का फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा में क्लास मेमेलिया। एंड वी द लिविंग बींग, द बिगेस्ट एंड द पावरफुल क्रिएचर ऑफ अर्थ कम्स अंडर द क्लास मेमेलिया, या द किंगडम एनिमेलिया, या फाइलम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा। ठीक है, बिकॉज वी हैव अ प्रोमिनेंट वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड एट द बैक। ठीक है, अब देखो एनिमल्स में, एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स का ग्रुप बनेगा, सेल्स का टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, एनिमल में ग्रुप ऑफ सेल, एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब एनिमल्स की स्ट्रक्चर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्सिफाइड है। तो अगर उस डाइवर्सिटी को पढ़ना है तो टिश्यूज को क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ एक पैटर्न या क्लासिफिकेशन में क्या करवाना पड़ेगा, आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो एनिमल्स में वी हैव 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल मतलब प्रोटेक्शन वाला टिश्यू, कवरिंग वाला टिश्यू, किसी भी चीज के आसपास कवर करवा दो, उसको बाउंड्री बनवा दो, प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों को कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्शन चाहिए, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बिठवाने के लिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिठवाने के लिए, दोनों के बीच के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए। मस्कुलर टिश्यू मतलब मूवमेंट करवाना है, लोकोमोशन करवाना है, एक चीज को दूसरी जगह पर लेके जाना है खुद से, तो मस्कुलर टिश्यूज। उसी तरीके से नर्वस टिश्यू मतलब अगर आपके नर्वस टिश्यू क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक हो जाता है ब्रेन के लिए। ठीक है, ऐसे तो उसकी लोकेशन हर जगह की, भाई ब्रेन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से आपकी पेरिफेरल नर्व्स जाती हैं जो कि वेरियस बॉडी पार्ट्स पे जाके लोकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर मैसेज या कोई भी सेंसेशन अगर ब्रेन में क्रिएट होता है इंस्टेंटली, तो वो फास्टली ट्रांसमिट होता है, मतलब जनरेशन एंड कंडक्शन। तो ब्रेन में जनरेट हुआ, कंडक्ट हो गया, पेरिफेरल नर्व्स में जनरेट हुआ, वापस से कंडक्ट हो गया ब्रेन में। तो इनका काम कौन कर रहा है, इनके सेल्स, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, नर्व सेल्स न्यूरॉन्स कर रहे हैं, उनका काम है, लोकेशन कहां है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, चलिए अब अपन इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शन
एपिथेलियल टिश्यूज इज क्लासिफाइड एज स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। अगर देखो एपिथेलियल टिश्यूज की शेप भी क्या होती है, दो तरीके की होती है। अगर देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल मतलब जो सेल्स दिख रहे हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना भाई, सेल की स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे एक सिंगल लेयर दिखेगी तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और इसी की ही मल्टीपल लेयर्स दिख जाएंगी, मतलब वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ने और डिवाइड करके मल्टीपल लेयर्स बना लिए तो क्या हो जाएंगी, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अगर सेल की शेप चपटी है, फ्लैट है तो स्क्वामस, क्यूब की तरह है तो क्यूबॉइडल, टॉल पिलर लाइक है तो कॉलमनार, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ग्लैंडुलर है मतलब पर्टिकुलर किसी सेल में लुब्रिकेट वाला मटेरियल, गीला मटेरियल, म्यूकस सिक्रीट करने की क्या हो गई है, पावर आ गई है। वैसे मैंने आपको ग्लोब्युलेटेड लिखाया था, ग्लोब्युलेटेड भी गलत नहीं है। ग्लैंडुलर क्या है स्टूडेंट्स, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो जस्ट मार्क कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पुट अ ब्रैकेट अबव इट कि हमें इसे हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। एपिथेलियम एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स एज इट डज इन प्लांट्स। ओके, जैसे प्लांट्स में कोई प्रोटेक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमा है तो उसी तरीके से क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम है। उसके बाद आता है स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, जो कि अलग अलग काम करवाते हैं। मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। चीजों को सिकुड़ दो फिर वापस से जगह पे छोड़ो, जैसे स्पॉन्जी बॉल होती है। लेकिन मसल्स क्या होती हैं, 3 तरीके की हो सकती हैं। स्केलेटल, बोन्स के साथ एसोसिएटेड, हमारे हिसाब से काम करने वाली, हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ, इंपॉर्टेंट ऑर्गन से एसोसिएटेड, हमारे बस में नहीं है। एंड फाइनली कार्डियक, कार्डियक मतलब स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द हार्ट, ये भी हमारे बस में नहीं है, ठीक है। तो स्केलेटल वॉलेंट्री, स्मूथ इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक तो ऑब्वियसली इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब देखो ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सारी मसल्स एक ही काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, देयर बाय अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट तो क्या एक जगह पर खड़े होकर भी कर सकते हो, लेकिन लोकोमोशन में आप अपनी पोजीशन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन आवर बॉडी इंक्लूड, अब कनेक्टिव टिश्यू आ गया। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्ट करता है सेल से, फाइबर से, ग्राउंड सब्सटेंस से। वो क्या है, जैसे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट एंड ब्लड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आपकी यही ओवर करती हूं। अभी क्या है, देखो आपकी पावर बूस्टर क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। पावर बूस्टर क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप ध्यान रखिए कि कनेक्टिव टिश्यू में मैंने लास्ट आपको ब्लड तक कंप्लीट कराया। लास्ट कहां तक कराया है, ब्लड तक कंप्लीट कराया। अभी थोड़ी सी पावर बूस्टर बाकी है, उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अपनी पावर बूस्टर क्लास को स्टार्ट करवाया था। क्या स्टार्ट करवाया था, पावर बूस्टर क्लास को, ठीक है। पावर बूस्टर क्लास में क्या है, देखो पावर बूस्टर क्लास में मैंने आपको समरी पढ़ाई थी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, समरी पढ़ाई थी। समरी में मैंने आपको लास्ट टाइम यहां ओवर करवाया था। समरी में मैंने क्या करा था, यहां ओवर करवाई थी क्लास को। अब मैं क्या करूंगी, इसी के आगे आपकी पावर बूस्टर क्लास को क्या करूंगी, कंटिन्यू ले लूंगी, ठीक है। देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, वो टिश्यूज जो दो चीजों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दो चीजों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दो कौन सी चीजों को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी चीजों को कनेक्ट करेंगे। देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों को कनेक्शन कर लिया। तेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास है, ट्रांसपोर्टेशन करवा दिया, ठीक है। तो दो चीजों के बीच में कनेक्टिविटी करवाना, ट्रांसपोर्टेशन। अब मुझे एक बात बताओ, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स फाइबर्स थे। फाइबर क्या करते हैं, फाइबर चीजों को जोड़ के रखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो दो स्ट्रक्चर्स कनेक्टिविटी में आ रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका अपनी जगह स्थिर रहना भी तो जरूरी है। मान लो एक हिल गया, फिर क्या करोगे। तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिविटी दे रहा है, कम्युनिकेशन दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वो रिजिडिटी, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ भी दे रहा है पर्टिकुलर किसी भी टिश्यू या फिर ऑर्गन को, ठीक है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं। अगर बहता हुआ कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड वाला, तो ब्लड,
सपोर्ट कर रहा है किसी चीज को, अगर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है तो बोन एंड कार्टिलेज। अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस, फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं, सेल्स बहुत ज्यादा हैं, घनत्व नजर आ रहा है आपको, तो टेंडन एंड लिगामेंट। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एयर स्पेसेस, गैप्स नजर आ रहे हैं, तो एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक है, देखो अब कनेक्टिव टिश्यू का क्या कर दिया, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कनेक्टिव टिश्यू किसका बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। सेल्स में बहुत तरीके के सेल्स आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस। ठीक है, इन सेल्स में क्या होती है, सिक्रीशन की पावर होती है, ये प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और ये प्रोटीन बाहर निकल के किसका निर्माण करता है, किसको जन्म देता है, फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोलेजन प्रोटीन सिक्रीट करके फाइबर बना तो कोलेजन फाइबर बनेगा। अगर रेटिक्यूलन प्रोटीन सिक्रीट करके फाइबर बना तो रेटिक्यूलर फाइबर बनेगा। अगर इलास्टिन प्रोटीन सिक्रीट करके फाइबर बना तो इलास्टिक फाइबर्स बनेंगे। ठीक है, ये फाइबर्स भी क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, कनेक्शन का काम कर रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज हैव वाइडली स्पेस्ड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स हैविंग अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। देखो जो प्रोटीन्स है या फिर आपकी खाली जगह है, खाली जगह में क्या होता है, क्या भरूं मैं, ऑब्वियसली जो सेल से सिक्रीटेड प्रोटीन्स बाहर आए हैं, फाइबर्स को बना रहे हैं, थोड़े बहुत आपके ग्राउंड सब्सटेंस को भी तो मिलेंगे। उसके साथ क्या है, पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, कोई मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, प्रोटीन फाइबर जैसे कोलेजन, इलास्टिन हो सकते हैं। अगर बोन है तो टाइटनेस के लिए, हार्डनेस के लिए कैल्शियम फास्फोरस डाल दो। लिगामेंट टेंडन है तो कैल्शियम, ये आपके प्रोटीन पॉलीसेक्राइड डाल दो। तो जिस भी तरीके की नीड है आपको कनेक्टिव टिश्यू में, वो चीज आप उसके अंदर भर सकते हो। क्यों, क्योंकि इन कनेक्टिव टिश्यू वाइड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। तो जितने ज्यादा स्पेस होगी उतनी ज्यादा चीजें आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दे बाइंड और कनेक्ट अदर टिश्यूज टुगेदर, एग्जाम्पल मसल टू बोन टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट और वेरियस बॉडी पार्ट्स दैट इज ब्लड। ठीक है, उसके बाद नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव एंड कंडक्ट इंपल्स। इंपल्स क्या है, फास्टली जनरेटेड मैसेज एंड एक्टिवली जनरेट, इंस्टेंटली जनरेट मैसेज एंड फास्टली कंडक्टेड इंपल्स। जहां सोचा जनरेट हुआ, कंडक्ट हो गया। कैसे कंडक्ट होगा, नर्व सेल से, न्यूरॉन से। उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 तरीके के पार्ट होते हैं ना, साइटोन, एक्सॉन, टर्मिनल ब्रांचेस। तो उसके थ्रू क्या करता है, सारे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जुड़े रहते हैं। जुड़ने के साथ साथ क्या करते हैं ये लोग, कंडक्शन का काम कर देते हैं। उसके बाद इंपल्स इज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलोंग द एक्सोन ऑफ नर्व सेल। इंपल्स इज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलोंग द एक्सोन ऑफ नर्व सेल। एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोन में डेवलप्ड और जनरेट मैसेज को क्या करेगी, पास करेगी टर्मिनल ब्रांचेस की तरफ। ठीक है, तो इंपल्स क्या है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अलोंग द एक्सोन ऑफ नर्व सेल, उसे आप इंपल्स बोलोगे। एक तरीके से मान लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इट रिक्वायर अ मीडियम, इट रिक्वायर अ पैसेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज जनरेटेड एट वन पॉइंट एंड कंडक्टेड टू दी अनदर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी पावर बूस्टर क्लास कंप्लीट हो गई है। इसको देख लीजिए, फिर अपन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।